आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण में समय तत्व। किसी वस्तु का मूल्य उसके मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष पर आधारित होता है, लेकिन मांग में परिवर्तन होने पर पूर्ति मांग के अनुरूप या पूर्ति में परिवर्तन होने पर मांग पूर्ति के अनुरूप परिवर्तित होगी अथवा नहीं, ये विचाराधीन समय तत्व पर निर्भर करेगा। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्री एक मत नहीं थे। इस संबंध में निम्नलिखित दो विचारधाराएं प्रचलित में थी। पहला, वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल टू इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों का कथन था कि वस्तु विशेष का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है, अर्थात वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस विचारधारा के अनुसार यदि वस्तु की उत्पादन लागत अधिक है तो उसका मूल्य भी अधिक रहेगा। स्पष्ट है कि इस विचारधारा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के संबंध में केवल पूर्ति पक्ष की ओर ही ध्यान दिया गया तथा मांग पक्ष की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। अतः मूल्य निर्धारण के इस सिद्धांत को पूर्णतः सत्य नहीं माना गया। और दूसरी जो विचारधारा थी, वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के बराबर होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स यूटिलिटी। वायरल, जेवंस आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर नहीं बल्कि वस्तु मूल्य की उपयोगिता पर निर्भर करता है। अन्य शब्दों में वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूटिलिटी टू कंज्यूमर्स। यदि वस्तु की उपयोगिता अधिक है तो उसका मूल्य भी अधिक रहेगा। स्पष्ट है कि इस विचारधारा में मूल्य निर्धारण के संबंध में मांग पक्ष को महत्व दिया गया तथा पूर्ति पक्ष के बारे में कुछ नहीं बतलाया। अतः मूल्य निर्धारण का ये सिद्धांत भी एक पक्षीय होने के कारण अधूरा ही समझा गया। मूल्य निर्धारण के संबंध में उपर्युक्त विवाद को समाप्त करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को दिया जाता है। मार्शल ने समय तत्व की विस्तृत एवं सही व्याख्या करके मूल्य निर्धारण संबंधी विवाद को समाप्त किया। वास्तव में समय तत्व का ज्ञान अर्थशास्त्र को मार्शल की ही देन है। मार्शल ने उपर्युक्त वर्णित दोनों ही विचारधाराओं में से सत्यता के तत्व को ग्रहण करते हुए ये कहा कि किसी वस्तु का मूल्य केवल उत्पादन लागत यानी पूर्ति अथवा केवल उपयोगिता अर्थात मांग द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि ये दोनों ही पक्ष संयुक्त रूप से मूल्य को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कैंची के दोनों फलकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि हम ये विवाद कि कागज को कैंची का ऊपर वाला फलक काटता है अथवा नीचे वाला उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे कि मूल्य उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है अथवा उत्पादन लागत द्वारा। परंतु कागज को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, अर्थात कोई एक अकेला फलक कागज नहीं काट सकता। इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में वस्तु की उपयोगिता तथा मूल्य की उत्पादन लागत दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ही मूल्य निर्धारण होता है। कोई भी एक शक्ति, चाहे वह मांग पक्ष की हो अथवा पूर्ति पक्ष की, अकेले मूल्य को निश्चित नहीं कर सकती है। हाँ, ये संभव है
कि कुछ दशाओं के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में मांग पक्ष की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है तथा अन्य परिस्थितियों में पूर्ति पक्ष की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हो सकती है। मार्शल के इस निष्कर्ष से सभी वर्तमान अर्थशास्त्री सहमत हैं। मूल्य सिद्धांत में समय तत्व का महत्व इसी बात में निहित है कि इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल में मांग पक्ष का प्रभाव मूल्य निर्धारण में अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। अन्य शब्दों में मूल्य सिद्धांत में मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के सापेक्षिक प्रभावों का अधिक समय तत्व के आधार पर समुचित अध्ययन किया जा सकता है। मार्शल के अनुसार साधारणतः विचाराधीन समय की अवधि जितनी कम होगी, मूल्य पर मांग के प्रभाव के प्रति दिया जाने वाला हमारा ध्यान भी उतना ही अधिक होगा तथा समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मूल्य पर उतनी ही अधिक उत्पादन लागत प्रभाव पड़ेगा। समय तत्व का अध्ययन करते समय प्रोफेसर मार्शल ने समय को 4 भागों में विभाजित किया, जिसका हम सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अति अल्प, वेरी शॉर्ट पीरियड समय के, दूसरा है अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड, तीसरा है दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड, और चौथा है अति दीर्घकाल, वेरी लॉन्ग पीरियड। समय के उपर्युक्त 4 भागों में से आधुनिक अर्थशास्त्री केवल प्रथम 3 को ही मान्यता देते हैं, क्योंकि अति दीर्घकाल का मूल्य निर्धारण में कोई विशेष महत्व नहीं है। ये स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि अर्थशास्त्र में समय की चर्चा करते समय घड़ी क्लॉक टाइम के समय की ओर नहीं, बल्कि क्रियात्मक समय ऑपरेशन टाइम की ओर ध्यान दिया जाता है। क्रियात्मक समय का अर्थ उस समय से है जो कि पूर्ति मांग की बदली हुई दशाओं के साथ समायोजन में लेती है। विभिन्न उद्योगों के लिए क्रियात्मक समय भिन्न होता है, अर्थात किसी एक उद्योग में अल्पकाल दूसरे उद्योग के दीर्घकाल से भी लंबा हो सकता है। सबसे पहला है अति अल्पकाल। इस काल में वस्तु विशेष की पूर्ति प्राय स्थिर रहती है। टिकाऊ पदार्थों की अति अल्पकाल में पूर्ति गोदामों में रखे हुए स्टॉक तक सीमित रहती है। पूर्ति के लगभग स्थिर रहने के कारण अति अल्पकाल में मूल्य के निर्धारण पर मांग पक्ष का ही विशेष प्रभाव पड़ता है। मांग में वृद्धि से मूल्य बढ़ जाता है और मांग में कमी से मूल्य कम हो जाता है। अति अल्पकाल में निर्धारित होने वाले मूल्य को मार्शल बाजार मूल्य का नाम देते हैं। अति अल्पकाल अवधि वह समय अवधि है जिसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन बिल्कुल संभव नहीं होता। दूसरे शब्दों में इससे हमारा आशय उस अवधि से है जिसमें स्टॉक में उपलब्ध वस्तु की मात्रा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और नए उत्पादन की दर में ही परिवर्तन संभव होगा। इस अवधि में चूंकि पूर्ति स्थिर होती है, इसलिए मूल्य मांग पक्ष द्वारा निर्धारित होगा। अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड, यह वह समय अवधि है जिसमें वस्तु विशेष की उत्पादित मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु प्लांट की क्षमता यथावत रहती है। अन्य शब्दों में अल्पकाल में एक उत्पादन इकाई अपने स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। वह केवल परिवर्तनशील साधनों को घटा बढ़ा कर उत्पादन को कम ज्यादा करने की ही स्थिति में होती है। स्पष्ट है कि अल्पकाल में विद्यमान प्लांट क्षमता का अधिक गहन, मोर इंटेंस उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इन सभी के बावजूद भी मांग के परिवर्तनों के अनुरूप पूर्ति को पूर्ण रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता। अतः अल्पकाल में भी मूल्य के निर्धारण पर मांग का प्रभाव ही प्रमुख रहता है।
परंतु अति अल्पकाल की अपेक्षा इसमें पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में निर्धारित होने वाले मूल्य को अल्पकालीन सामान्य मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। जहां अति अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड बहुत कम समय होता है जिसमें पूर्ति की मात्रा को बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता, वहां अल्पकाल में स्थिर प्लांट में जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन वस्तु की मात्रा को परिवर्तनशील तत्वों जैसे श्रम, कच्चा माल आदि में परिवर्तित करके बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यह समय अवधि इतनी नहीं होती कि पूर्ति मांग के अनुरूप हो सके। इसलिए अल्पकाल में भी कीमत निर्धारण में मांग पक्ष विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस काल के मूल्य को अल्पकालीन मूल्य शॉर्ट पीरियड प्राइस या अल्पकालीन सामान्य मूल्य शॉर्ट रन नॉर्मल प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट है दीर्घकाल। इस अवधि में वस्तु विशेष की उत्पादित मात्रा को प्लांट की क्षमता एवं फर्मों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है और इस प्रकार मांग के अनुरूप पूर्ति में पूर्ण समायोजन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर पूर्ति में पूर्ण समायोजन करना संभव होता है। अतः दीर्घकाल में मूल्य के निर्धारण पर पूर्ति का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में निर्धारित होने वाले मूल्य को सामान्य मूल्य की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि अति अल्पकाल में बाजार मूल्य की संज्ञा दी गई है, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य की संज्ञा दी गई है। दीर्घकाल में फर्मों को इस बात के लिए यथेष्ट समय मिलता है कि वे पूर्ति को मांग के अनुरूप बदल सके। इसलिए दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि और कमी की जा सकती है। इस परिवर्तनशीलता के कारण फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती हैं और उत्पादन पैमाने को भी बदल सकती हैं, क्योंकि इस काल में प्लांट की क्षमता को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए दीर्घकाल में परिवर्तनशील प्लांट समय अवधि भी कहा जाता है। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य वास्तविक दीर्घकालीन साम्य मूल्य होता है। बाजार मूल्य इस साम्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, प्रवृत्ति रखता है। लास्ट है इसमें अति दीर्घकालीन वेरी लॉन्ग पीरियड और सेकुलर पीरियड। अति दीर्घकालीन अत्यंत लंबा समय होता है। इसके अंतर्गत मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष में आधारभूत परिवर्तन होते हैं, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, लोगों की आदतों में परिवर्तन आदि मांग पक्ष में परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि पूंजीगत वस्तुओं की लागत में परिवर्तन, उत्पादन की रीतियों में परिवर्तन पूर्ति पक्ष में परिवर्तन के उदाहरण हैं। धन्यवाद।